जिस दिन मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, कैंपस की सबसे सुंदर लड़की ने मुझे 4 मिलियन युआन दिए ताकि मैं 3 साल के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बन जाऊं। लेकिन 3 साल इतने थे कि मैं भूल गया कि ये सिर्फ एक डील थी। आज सुबह नींद और जागने के बीच मैं उसके बेड में घुस गया। उसने बिना 1 सेकंड सोचे मुझे लात मार के हटा दिया, मेरे पास से दूर हो जाओ। और इस तरह शारीरिक और मानसिक टॉर्चर के बीच मैं 2000 दिन और रात जिंदा रहा। आज मैं फाइनली अपनी लिमिट तक पहुंच गया। स्टेला, चलो डिवोर्स लेते हैं। गरम ब्रेकफास्ट का माहौल उसी पल जम जाता है जब ये लफ्ज मेरे मुंह से निकलते हैं। तुम इस बात को लेकर श्योर हो? अगर तुम डिवोर्स फाइल करते हो तुम मुझ पर 4 मिलियन युआन के कर्जदार हो। पैसे नहीं दे सकते, मैं तुम्हें सीधा वापस जेल भेज दूंगी। स्टेला की आवाज में सीधी धमकी की एक तेज धार है। वो अभी छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, अभी नहीं। 3 साल ने उसे चुपचाप उस बात की आदत डाल दी है कि उसके पास इली नाम का कोई है। मैं मुस्कुराता हूँ और सर हिलाता हूँ। चलो करते हैं। अगर हम उसके वापस आने तक वेट करें बात मैसी हो जाएगी। इन पिछले 3 सालों के लिए सब कुछ के लिए थैंक यू। मैं 1 साल के अंदर 4 मिलियन वापस करने का तरीका ढूंढ लूंगा। क्या तुम आज फ्री हो? हम आज दोपहर पेपर वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। उसका घमंड उसे मुझे एक और चांस देने नहीं देगा और हम दोपहर तक भी वेट नहीं करते। सिविल अफेयर्स ब्यूरो खुलने के 10 मिनट बाद ही हम डिवोर्स लेकर बाहर निकल आते हैं। स्टेला मेरी तरफ एक नजर भी नहीं करती। वो अपनी कार में बैठती है और चली जाती है। मैं बाहर अकेला खड़ा रहता हूँ, आंखों में शांत कड़वाहट के साथ। वो 200 मीटर भी नहीं चल पाती कि एक फोन कॉल उसे साइड में रोक देती है। जैसे ही वो कॉल उठाती है एक आवाज आती है, पहचानी हुई फिर भी कुछ अलग सी। स्टेला, कल रात तुम्हारा फोन उसने क्यों उठाया? मैं इतना एक्साइटेड था तुम्हें बताने के लिए कि मैं जल्दी घर आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं खत्म हुआ तो उसने कहा कि उसे समझ आ गया। मुझे मत बताओ कि तुम दोनों पहले ही ट्रॉय। अपनी गंदी इमेजिनेशन अपने पास रखो। मैंने कल रात अपना फोन नीचे छोड़ दिया था। कुछ और? मैं बिजी हूँ। वो उसकी साइड से बैकग्राउंड में एक औरत की आवाज सुनती है और तुरंत कॉल काट देती है। वो विश्वास नहीं कर पाती कि कभी उसने इतने बेशरम 2 टाइमिंग आदमी के लिए फीलिंग्स रखी थी। डिवोर्स और ट्रॉय की घिनौनी कॉल के बीच स्टेला का काम पर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। पहली बार वाइस प्रेसिडेंट स्टेला बिना किसी रीजन के AWOL हो जाती है। वो कार घुमाती है और घर चली जाती है। स्टेला सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ती है। डायना, जो अभी तक उठी नहीं है, अपना सर टिल्ट करती है और अपनी प्यारी बेटी को देखती है। फिर स्टेला उसे गले लगा लेती है। मॉम, इली और मैंने डिवोर्स ले लिया। 11 बजे तक स्टेला जबरदस्ती लिविंग रूम के कोच पर बैठी होती है, पूरी तरह पेरेंट्स के इंटरोगेशन का सामना करते हुए। वॉरेन हमेशा से अपनी बेटी को बिगाड़ने वाला टाइप रहा है, लेकिन आज वो उसकी तरफ से कुछ नहीं बोलता। वो अपनी प्यारी बेटी को डांट पड़ने देता है। स्टेला, तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि तुम्हारे पास कितना अच्छा था। ये भूल जाओ कि तुम सालों से इली को इधर उधर घुमा रही थी। तुमने डिवोर्स होने कैसे दिया? तुम सालों से काम में स्मूथली चल रही थी। तुम्हें क्या लगता है कौन तुम्हें पीछे से सपोर्ट कर रहा था? तुम्हारा कौन सा प्रोजेक्ट था जो इली ने रात के बीच में कंप्लीट नहीं किया? उसने घर पर तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा और उसकी टैलेंट का कितना बुरा इस्तेमाल हुआ। वो हर मील बनाता था, हर रात तुम्हारा बाथ रेडी करता था। मुझे याद है कुछ टाइम पहले किसी ने मुझे बताया था कि घर में एक आदमी होना कितना अच्छा है, और अब तुम कह रही हो कि तुमने उसे डिवोर्स दे दिया। शायद इली को कई जन्मों के बुरे कर्म लगे होंगे जो उसे तुम जैसे किसी के साथ होना पड़ा। दांत से स्टेला का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो अपने कंधे सीधे करती है और जवाब देती है, क्या मैं आपकी बेटी हूँ या इली है? मैं ये क्लियर कर देती हूँ, इली ने डिवोर्स फाइल किया था। आपकी बेटी को छोड़ दिया गया है। ये सुनते ही वॉरेन भड़क उठता है। वो अपना फोन उठाता है उस लड़के को कॉल करने के लिए और जवाब मांगने के लिए, जैसे उसकी बेटी उस छोटे लड़के के लायक नहीं थी। लेकिन वो नंबर डायल भी नहीं कर पाता कि डायना उसे गुस्से भरी चीख से रोक देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इली को कॉल करने की? क्या होगा अगर इली तुम्हें बता दे कि स्टेला के दिमाग में हमेशा से कोई और था? क्या वो बस यहीं बैठी ट्रॉय के वापस आने का वेट नहीं कर रही थी? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता था? तुम्हें लगता है इली को नहीं पता था? स्टेला, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, अगर तुमने ट्रॉय के साथ रहना शुरू किया, मैं तुम्हारे पास जितने भी शेयर्स हैं सब वापस ले लूंगी। फिर देखते हैं वो तुम्हें कितनी जल्दी छोड़ देता है। वो शेयर्स डैड के हैं, जाकर उनसे पूछ लो क्या वो हिम्मत करते हैं तुम्हें देने की। वॉरेन, क्या तुम कुछ मिलिट्री कॉम्बैट ड्रिल्स प्रैक्टिस करना चाहते हो? डायना वॉरेन को एक तीखी नजर से देखती है। इस बार वो अपनी वाइफ का साइड लेता है। वो स्टेला की तरफ मुड़ता है और धीरे से भौं चढ़ाकर कहता है, तुम्हारी मॉम और मैं एक ही बात पर हैं। हम तुम और ट्रॉय को अप्रूव नहीं करेंगे। स्टेला अपने पेरेंट्स की तरफ देखती है, आंखें गुस्से से भरी हुई, और दांतों के बीच से कहती है, ये एली का तुम्हारी बेटी को नहीं चाहना नहीं है, ये एली है जो अब मुझे नहीं चाहता। कल रात ट्रॉय का कॉल आया और उसने कहा वो वापस आ रहा है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। फोन एली ने उठाया था। आज सुबह एली ने डिवोर्स फाइल किया। तो फिर मुझसे बात करने का क्या मतलब है? जब भी कुछ सही होता है तुम सब वैसे भी एली के पास ही भागते हो। डायना स्टेला के आउटबर्स्ट से जरा भी प्रभावित नहीं होती। वो अपनी बेटी को मुश्किल
मुश्किल से छुपे हुए तिरस्कार के साथ देखती है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे छोटे गेम समझ नहीं सकती? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो ट्रॉय वापस आ रहा है ना? कल से मैं तुम्हारा अपार्टमेंट आधी कीमत पर बेच रही हूँ क्योंकि तुम डिवोर्स्ड हो। तुम घर आ जाओगी। अगर तुम रात 9 बजे के बाद उस दरवाजे से अंदर आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तुम इसके बाद जिससे चाहो डेट कर सकती हो, ट्रॉय के अलावा कोई भी। मैं यहीं और अभी अपनी बात फाइनल कर रही हूँ और तुम आज कहीं नहीं जा रही। मैं एली को ढूंढ कर जवाब लूंगी। मैं एग्जैक्टली जानना चाहती हूँ कि उसने डिवोर्स क्यों फाइल किया। स्टेला, तुम बेहतर प्रार्थना करो कि एली मुझे सच न बता दे। इतना कहकर डायना खड़ी होती है और वॉरेन को एक तीखी नजर देती है। अगर उसने स्टेला को उस दरवाजे से बाहर जाने दिया तो उसकी जिंदगी में एक दिन भी चैन का नहीं होगा। डायना मिलिट्री ट्रेंड है। वो कभी घुमा फेरा कर बात नहीं करती और उसका स्टेला को प्यार से समझाने का कोई इरादा नहीं है। वो वॉरेन का काम है। अगर वो इस परिवार की आयरन फिस्ट नहीं बनी तो कोई भी इस लड़की को कंट्रोल में नहीं रख सकता। डायना अपने रूम में जाती है और एक प्रॉपर्टी डीड के साथ वापस आती है। वो स्टेला को तीखी नजर से देखती है। जब तक तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे अंकल तुम्हें जबरदस्ती घर खींच कर लाएं, तुम यहीं रहो। मैं आज ही वो अपार्टमेंट बेच रही हूँ और फिर मैं एली को ढूंढने जा रही हूँ। उसके बाद जो करना है करो। मैं वैसे भी अडॉप्टेड हूँ। जाकर अपने प्यारे बेटे एली को ढूंढो। डायना उसे इग्नोर करती है, सामने का दरवाजा जोर से खोलती है और बिना पीछे देखे बाहर निकल जाती है। इस बीच मैं सड़क पर इधर उधर घूम रहा हूँ बिना किसी आइडिया के कि कहाँ जाऊँ। फिर मेरा पुराना फोन वाइब्रेट करता है। मैं स्क्रीन देखता हूँ। उस पर लिखा होता है मदर इन लॉ। मेरे माथे पर तुरंत ठंडी पसीना आ जाता है। कांपते हुए हाथों से मैं कॉल उठाता हूँ। हेलो, तुम छोटे बदतमीज, क्या मैं तुम पर ज्यादा ही मेहरबान थी? मुझे एक बार और हेलो करके दिखाओ और देखना क्या होता है। मैं अभी बेस को कॉल करूंगी और तुम्हें उठवा लूंगी, तुम छोटे चूहे। मॉम, मुझे माफ कर दो। अब बात बनी। दोपहर हो चुकी है और मुझे लगता है तुमने कुछ नहीं खाया है ना? मैं कॉमन टेबल पर वेट कर रही हूँ। हमें इस डिवोर्स के बारे में बात करनी है। तुम्हारे पास 10 मिनट है। तुम आने की हिम्मत नहीं करोगे, मुझे पता है। अगर मैं लेट हुआ तो आप मेरे पीछे सोल्जर्स भेज दोगी। 10 मिनट, जरूरत पड़ी तो मैं भाग कर आऊंगा। दोपहर की गर्मी बहुत तेज है। मुझे कैब नहीं मिलती, इसलिए मैं पूरा रास्ता दौड़ कर जाता हूँ। जब तक मैं प्राइवेट डाइनिंग रूम में घुसता हूँ, डायना अपना फोन निकाल रही होती है। डायल करने ही वाली होती है। वो मुझे देखती है, सांस फूली हुई और पसीने से भीगा हुआ, और शांत सा सिर हिलाती है। बुरा नहीं, डिवोर्स के बाद भी तुम मुझे सीरियसली लेते हो। अब बताओ, तुमने स्टेला से डिवोर्स क्यों लिया? जवाब देने से पहले ध्यान से सोचना। गलत हुआ तो शायद मैं तुम्हें सच में मार दूं। मजबूर होकर मैं झूठ बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है, कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं स्टेला को कॉल करती हूँ और उसे वहाँ बुलाती हूँ। डायना के साथ मेरे पास एक भी चाल नहीं होती। हॉस्पिटल जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने झूठ बोला तो मैं सच में खत्म हो जाऊंगा। मैं गहरी सांस लेता हूँ, कुर्सी पर बैठ जाता हूँ और धीरे से कहता हूँ, आह मेरी स्टेप। उसकी अच्छी लुक्स और डिसेंट एजुकेशन के अलावा उसके बारे में ज्यादा कुछ कहने लायक नहीं है। क्या तुम सच में कह रहे हो कि तुम्हें स्टेला के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है? इतने सालों साथ रहने के बाद एक कुत्ता भी आदत बन जाता है ना? मेरा मतलब ये नहीं कि तुम कुत्ते हो, मेरा मतलब स्टेला है। डायना बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है। मेरे माथे का पसीना रुकने का नाम नहीं लेता। मैं अपना माथा पहुंचता हूँ और धीरे से कहता हूँ, मॉम, आप जानती हो मैं कहाँ से आया हूँ। अगर स्टेला के पास मेरे खिलाफ लेवरेज नहीं होता तो उस जैसी लड़की इस जिंदगी में मुझे कभी दूसरी नजर से भी नहीं देखती। ये सब चीजें स्टेटस मैच होने पर ही होती हैं, है ना? चाहे मुझे उसके लिए फीलिंग्स हो भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो किसी और को पसंद करती है। तुम उस ट्रॉय की बात कर रहे हो। ट्रॉय को बस विजनरी ग्रुप के शेयर्स चाहिए जो स्टेला के पास हैं। सिर्फ स्टेला जैसी नैव लड़की ही मान सकती है कि उसका प्यारा ट्रॉय उससे सच में प्यार करता है। तुम बिना मुझे बताए जाकर डिवोर्स फाइल कर देते हो। अब क्या ट्रॉय वापस आएगा और वो बेवकूफ लड़की सीधा आग में कूद जाएगी? वॉरेन ने अपनी पूरी जिंदगी में जो बनाया सब कुछ ट्रॉय के फैमिली को दे देगी। काश मेरा एक बेटा होता। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता इसका क्या जवाब दूं। सिर हिलाना गलत है, मना करना भी गलत है। अच्छा है कि डायना इस बात को आगे नहीं बढ़ाती। वो अपने बैग से एक मोटा एनवेलप निकालकर टेबल पर फेंकती है। 1 लाख युआन। डिवोर्स तो डिवोर्स है। मैं कोई छोटी सोच वाली ट्रेडिशनल औरत नहीं हूँ। तुमने मुझे 3 साल मॉम बुलाया है। अब तुम मेरे दामाद नहीं हो, लेकिन अभी भी आधे बेटे हो। स्टेला की छोटी सोच है। अगर उसने तुम्हें 10,000 भी देकर छोड़ा हो तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगी। ये लो और यूज करो। शहर छोड़ने का सोचना भी मत। जब कभी वॉरेन और मुझे मदद चाहिए होगी तुम्हें आना पड़ेगा। तुमने मना करने की हिम्मत की तो मैं पूरा बेस तुम्हारे पीछे लगा दूंगी। नहीं नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। पैसे लेना मतलब मैं उसका कर्जदार हो जाता हूँ और ये छोटी रकम नहीं है, लेकिन मैं सच में इसे मना करने की हिम्मत नहीं करता। मुझे काफी टाइम से पता है डायना कितनी डेंजरस है। खाने के दौरान डायना अचानक पूछती है, क्या स्टेला विजनरी ग्रुप में खुद को संभाल रही है? मैं सिर हिलाता हूँ। मुंह अभी भी चावल से भरा हुआ है। डायना मुझे देखती है और
सिर्फ अप्रूवल फील करती है। हैंडसम, टैलेंटेड, स्टेला के लिए परफेक्ट मैच। वो मुस्कुराते हुए आंखें सिकोड़ती है। कैसा रहेगा अगर तुम वापस विजनरी ग्रुप ज्वाइन करो? मैं वॉरेन से कहकर तुम्हें प्लानिंग का हेड बनवा सकती हूँ। मैं कड़वी सी मुस्कुराहट देता हूँ और सिर हिला देता हूँ। कम ऑन मॉम, अगर मैं विजनरी वापस गया तो स्टेला सोचेगी कि मैं उसके पीछे पागल आशिक की तरह भाग रहा हूँ। हम डिवोर्स ले चुके हैं, हमें डिस्टेंस रखना चाहिए। वैसे भी विजनरी के ज्यादा स्टाफ को मेरे और स्टेला के बारे में पता नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूटिव्स ने सबने मेरा चेहरा देखा है और ऊपर से वो वापस आ रहा है। मैं स्टेला का एक्स हस्बैंड हूँ। अपनी एक्स वाइफ को किसी और आदमी के साथ साइड बाय साइड देखना ये मैं आराम से बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो प्लीज मॉम, मुझे बख्श दो। डायना का एक्सप्रेशन नीचे गिर जाता है। वो धीरे से सांस लेती है। तुम जानते हो, तुम्हारी जो चुप वाली सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुमने सब हम पर खर्च कर दी और उस बेवकूफ लड़की पर एक बूंद भी नहीं। वो अभी भी सोचती है कि तुम जो कुछ भी कर सकते हो वो सब उसने तुम्हें सिखाया है, क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम और स्टेला खत्म हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जल्दी में कुछ नया शुरू करो। अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो मॉम को बताना। अगर चार्म काम नहीं करेगा तो हम पैसे देकर उसे हाँ बुलवा लेंगे। मैं अभी कुछ भी नहीं ढूंढ रहा। पहले मैं अपनी सिचुएशन ठीक करता हूँ, फिर शहर में एक जगह खरीदूंगा, फिर शायद डेटिंग के बारे में सोचूंगा। मॉम, आप महजोंग के लिए लेट हो जाओगी। ये आंट रोजी का चौथा कॉल है। बिल्कुल सही टाइम पर डायना का फोन बजता है। डायना कॉल उठाती है और तुरंत बोल पड़ती है, बस कॉल पे कॉल करती रहती हो। क्या एक औरत अपने दामाद के साथ चैन से खाना नहीं खा सकती? रुको, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पैसे लेने। क्या एली तुम्हारे साथ है? उसे भी ले आना। मुझे उस लड़के को पैम्पर करना है। हाँ, वो अगर मुझे वो कर्ज चुकाना है तो सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं होगा। इसी बीच स्टेला ब्रेकडाउन के एज पर है। उसका अपार्टमेंट बेच दिया गया है। डायना कैजुअली ये खबर देती है। वो आंट रोजी को महजोंग गेम में हार गई। अगर स्टेला को इससे प्रॉब्लम है तो वो जाकर आंट रोजी से बात करे। स्टेला ने पूरी जिंदगी आंट रोजी से दूरी बनाए रखी है। ये औरत बचपन से इंसिस्ट करती रही है कि स्टेला उसे सिस बुलाए, और ये बेशरम औरत इतनी हिम्मत करती है कि स्टेला के पीछे पड़कर पूछती है कि मैं बेड में कैसा हूँ। स्टेला, जो अभी तक उस मैटर में बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है, कभी नहीं जानती कैसे जवाब दे। इस मामले में स्टेला बिल्कुल ब्लैंक पेज की तरह साफ है। अब स्टेला अपने बेड के किनारे बैठी ब्लैंक स्टेयर कर रही है। क्या वो सच में ट्रॉय को पसंद करती है, या बस उसने अपनी फीलिंग्स रखने के लिए उसे एक जगह बना लिया है? वो सालों से अब्रॉड था। वक्त ने धीरे धीरे सब कुछ मिटा दिया। जब हम नए नए शादी हुए थे, वो उसके साथ लेट नाइट ओवरसीज कॉल्स करती रहती थी। समय के साथ वो लेट नाइट्स 1 घंटे तक सिमट गईं। फिर आखिर में मेरी एक कॉल डिनर रेडी है ही काफी होती थी उसे कॉल कट करने के लिए। उसके हर महीने के सबसे मुश्किल दिनों में मैं जल्दी उठकर उसके लिए फिश हेड टोफू सूप या स्पेयर रिब ब्रॉथ बनाता था। दिन के हिसाब से मैं एक थर्मस में जिंजर और वुल्फ बेरी टी भर देता था और उसे काम पर ले जाने को कहता था। एक ही पल में स्टेला खुद को खोई हुई महसूस करती है। उसके दिमाग में ट्रॉय की इमेज धुंधली हो रही है और मेरी क्लियर होती जा रही है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो ही है जिसे मैंने छोड़ दिया। वो अपने आप को इन हालात में मेरे बारे में सोचने नहीं देना चाहती। टूटने के करीब महसूस करते हुए स्टेला अपनी कीज और फोन उठाती है और दरवाजे से बाहर निकल जाती है। बार के अंदर स्टेला अपने आसपास के अजनबी माहौल को देखती है। वो खुद को मजबूर करती है एक ऐसी जगह में कदम रखने के लिए जहां वो कभी नहीं आई और कभी आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे एक आउटलेट चाहिए। जितना ज्यादा वो पीती है उतनी ही ज्यादा गुस्सा होती है। कितना पैथेटिक है कि वो अभी भी एली नाम के लड़के के बारे में सोच रही है। ठीक है, वो खाना बना लेता है, घर साफ रखता है, लॉन्ड्री परफेक्टली करता है। ठीक है, वो स्मार्ट है। ठीक है, वो गुड लुकिंग है, लेकिन उसके अलावा उसके पास और क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, उस लड़के ने डिवोर्स फाइल करने की हिम्मत कैसे की? उसने उसे स्टेला को छोड़ दिया। इतनी नशे में है कि नोटिस भी नहीं करती है कि उसके दिमाग में ट्रॉय का जरा भी निशान नहीं है। तुम्हारी जैसी खूबसूरती को इंटॉक्सिकेटिंग होने के लिए पीने की जरूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हें एक ड्रिंक खरीद दूं गॉर्जियस? वो गिन नहीं पा रही कितने आदमी उसके पास आ चुके हैं। उसे बस चैन से पीना है। वो उस आदमी की तरफ देखती है, लगभग 40 साल का, सिर से पैर तक डिजाइनर कपड़ों में। स्टेला भौं चढ़ाती है। मेरी एनुअल सैलरी 6 डिजिट्स है। मेरी वॉच 1 मिलियन से ज्यादा की है। मेरे फैमिली में एक डेप्यूटी ब्यूरो लेवल का रिश्तेदार है। क्या तुम्हें लगता है मुझे तुमसे ड्रिंक की जरूरत है? वो मिडिल एज्ड आदमी बिना कुछ कहे मुस्कुराकर पलट जाता है। उसकी टोन से उसे समझ आ गया कि वो पूछ नहीं रही थी, वो बता रही थी। जो कुछ वो क्लेम कर रहा था वो सब उसके पास पहले से है। जैसे ही स्टेला उठकर जाने वाली होती है, एक और यंग आदमी उसके पास आ बैठता है। कम ऑन, मुझे ऐसे इग्नोर मत करो, मेरे दोस्त सब देख रहे हैं। चलो एक ड्रिंक करते हैं। अकेले पीना कितना लोनली होता है। हे, तुम्हारी लेग्स काफी अच्छी हैं। क्या मैं करीब से देख सकता हूँ? निकल जाओ। स्टेला अपना ड्रिंक सीधा उसके चेहरे पर फेंकती है। रूम के दूसरी तरफ वो मिडिल एज्ड आदमी जो जा रहा था वापस मुड़ता है और पास ही बैठ जाता है। लगता है वो हीरो बनने का मौका देख रहा है। पूरे तरह बेइज्जती महसूस करते हुए यंग आदमी सारी एक्टिंग छोड़ देता है और गरजता है। तुम सोचती हो वो हाथ उठाता है, लेकिन वो लगता नहीं। कोई उसकी कलाई पकड़ लेता है। एक थोड़ा
मोटा सा यंग आदमी उसके पास आ जाता है। तुम सच में यहाँ हाथ उठाना चाहते हो? हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता जिससे तुम पंगा ले सको, समझे? बार के दूसरी तरफ उसके दोस्तों का ग्रुप ये देखकर आगे बढ़ने लगता है। मिलो उनकी तरफ देखता भी नहीं, वो उस आदमी को धक्का देकर हटा देता है और स्टेला की तरफ सबसे गर्म, मैं ऊपर जाकर लोगों को बुलाता हूँ, यहाँ नीचे प्रॉब्लम हो रही है। मेरे सिस के अंकल शहर के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो चलाते हैं। तुम लोग 2 बार सोच लो, क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ सीन क्रिएट कर सकते हो? ग्रुप को समझ आ जाता है कि उन्होंने गलत पंगा ले लिया है। वो दम दबाकर पीछे हट जाते हैं। रूम के दूसरी तरफ वो मिडिल एज्ड आदमी अपना हीरो बनने का मौका हाथ से निकलता देखकर क्लियरली उदास लगता है, लेकिन वो जाता नहीं। वो देखना चाहता है कि ये औरत किसकी है। जैसे ही स्टेला लड़खड़ाते हुए एग्जिट की तरफ बढ़ रही होती है, वो सीधा किसी अंदर आते हुए इंसान से टकरा जाती है और प्रिंसेस कैरी में उठा ली जाती है। वो उसे अपने सीने से मजबूती से पकड़ लेता है। मिलो मुस्कुराता है और उनके पीछे निकल जाता है। जो भी देख रहा होता है सब समझ जाता है, उसका आदमी आ गया है। तुम नशे में ड्राइव करके आई थी। अगर मिलो ने तुम्हें नहीं देखा होता, क्या तुम खुद ड्राइव करके घर जाती और ऐसी जगह पर आना? अगर आज रात मिलो यहाँ नहीं होता, तुम्हें आइडिया है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? अब अपना चेहरा छुपाने से कुछ नहीं होगा। स्टेला मेरे बाहों में प्रिंसेस कैरी में है, दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर मुझे अपना एक्सप्रेशन देखने नहीं दे रही। मैं काफी बोल चुका हूँ। मैं मुड़ता हूँ और उसे बाहर ले जाता हूँ, लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं, रात की हवा लगते ही वो मेरे ऊपर उल्टी कर देती है। उस पल मैं लगभग कंट्रोल खो देता हूँ। मैं दांत भींच कर कहता हूँ, मुझे तुम्हें अभी सीधा मॉम के पास ले जाना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि डिवोर्स के बाद तुम सीधा बार भागकर अपना दुख दुबा रही हो। अपनी कार कीज दो। स्टेला धुंधली आंखों से मुझे देखती है और कहती है, वो मेरी मॉम है, तुम्हारी नहीं। तो फिर मुझे अपनी मॉम के घर छोड़ दो। मेरे पास उनके घर की नहीं है। स्टेला, क्या तुमने आज रात घर जाने का प्लान भी बनाया था? अब मैं सच में गुस्सा हो रहा हूँ। स्टेला मेरे बाहों में एक छोटे बच्चे की तरह सिमट जाती है, जिसे पता है उसने गलत किया है। थोड़ी देर बाद मैं उसकी आवाज टूटते हुए सुनता हूँ, एली, मेरे पास अब घर नहीं है। मॉम ने मेरा अपार्टमेंट बेच दिया। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं उसे उस अपार्टमेंट में ले जाता हूँ जो मैंने अभी रेंट किया है। मैं पूरी रात काउच पर सोता हूँ और सुबह उठकर पूरे शरीर में दर्द महसूस करता हूँ और अपने नए बेडिंग पर तरस आता है जो मैंने खुद यूज करने से पहले ही किसी और ने ले लिया। मुझे उसका फोन जगाता है। सुबह होने से पहले ही वो लगातार बजता रहता है। आधी नींद में मैं उसे उठाता हूँ और कॉल रिसीव करता हूँ और डायना की गरजती हुई आवाज सीधा सुनाई देती है, जब तुम घर आओगी मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। मैंने अभी कहा था रात भर बाहर नहीं रहना और तुम पहले दिन ही रूल तोड़ देती हो। जब चिल्लाना खत्म होता है, मैं धीरे से कहता हूँ, मॉम, मैं एली बोल रहा हूँ, स्टेला मेरे साथ है। लाइन तुरंत कट हो जाती है। मैं अपने हाथ में फोन को देखते हुए बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिर एक मैसेज आता है, वॉरेन और मैं ट्रिप पर गए हैं, स्टेला को तुम्हारे साथ रहने दो। मुझे तुम पर उसकी जिम्मेदारी का भरोसा है। कॉल करके डिस्कस किया तो तुम्हें मेरे मिलिट्री कॉम्बैट ड्रिल्स का टेस्ट मिलेगा। मैं फोन को देखकर हैरान रह जाता हूँ। क्या डायना बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही? खैर, स्टेला शायद सेफ है। हम 3 साल साथ रह चुके हैं। जब मैं अभी भी इस बारे में सोच ही रहा होता हूँ, स्टेला चुपचाप मेरे पीछे आ जाती है। मेरे फोन में झांक रहे हो? शादी के टाइम तो तुमने कभी चेक नहीं किया। जब मैं ट्रॉय से कॉल्स पर होती थी तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, और अब जब हम डिवोर्स हो गए हैं तुम्हें अचानक क्यूरियोसिटी हो रही है। चाहो तो मैं हेल्प कर दूं देखने में। मैं मुड़कर उसे देखता हूँ। चेहरा बिना धोया हुआ, बाल बिखरे हुए, और मैं आंखें बंद करके धीरे से गहरी सांस लेता हूँ। स्टेला, अगर तुमने दोबारा ऐसा स्टंट किया तो मैं मॉम को बता दूंगा। मैं सीरियस हूँ, मुझे भूख लगी है। स्टेला जानबूझकर ड्रिंकिंग वाली बात को इग्नोर करती है। वो अपना फोन लेती है, मेरे सामने ब्लॉक लिस्ट खोलती है और वहाँ है ट्रॉय का नंबर, ब्लॉक्ड। फिर वो फोन काउच पर फेंकती है। वो उछलती हुई बाथरूम में चली जाती है तैयार होने। उसे देखते हुए मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। हमें डिवोर्स हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और हम फिर से साथ रह रहे हैं। चाहे हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट वाली थी, फिर भी मेरे पास एक आदमी के रूप में कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। पुराना प्यार। तुम ट्रॉय की बात कर रहे हो एली, तुम जेलस हो, है ना? एली, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। स्टेला लगातार पूछती रहती है। मैं बहस छोड़ देता हूँ और ब्रेकफास्ट लेकर किचन से बाहर आता हूँ। एली, बस कह दो तुम जेलस हो और मैं ट्रॉय को चूज नहीं करूंगी। ठीक है, मैं जेलस हूँ, लेकिन अभी तुम ब्रेकफास्ट खाओ, समझी? और एक और बुरी बात है जो मुझे बतानी चाहिए। लगता है मुझे फिर से तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। इससे तुम अपनी किस्मत समझ सकती हो। तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं कितने आदमी कल रात मुझसे बात करने आए थे। अब खाओ। हम दोनों एक इम्पोर्टेंट बात नोटिस नहीं करते। हमारे बात करने का तरीका डिवोर्स के बाद पूरी तरह बदल गया है। मैं अब स्टेला के सामने संभल कर चलने की कोशिश नहीं करता और स्टेला अब मुझे नौकर की तरह ट्रीट नहीं करती। उसे डर है कि मैं बार वाली बात छेड़ दूंगा। साथ ही जैसे ही मैं मानता हूँ कि मैं जेलस हूँ, उसका मूड तुरंत अच्छा हो जाता है और उसे यहाँ रहने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बीच अंदर ही अंदर मैं चीख रहा हूँ। ये किसी भी ट्रेजेडी से ज्यादा बुरा है जो मैंने कभी सुना है, लेकिन 4 मिलियन युआन अभी भी चुकाना है। ब्रेकफास्ट के दौरान मुझे ग्लोरी ग्रुप से रिप्लाई आता है। वो आज मिलने के
लिए अवेलेबल हैं। तो मैं ग्लोरी ग्रुप के हेडक्वार्टर्स की तरफ निकल पड़ता हूँ, थोड़ी नर्वसनेस के साथ। जैसे ही मैं आगे बढ़कर इस नए चैलेंज का सामना करने वाला होता हूँ, एक चमकदार लाल रैप्टर मेरे पास से तेज निकलती है, मेरे नाक से बस कुछ इंच दूर। मेरा सारा कॉन्फिडेंस एक पल में गायब हो जाता है। जब तक मैं खुद को संभालता हूँ, ट्रक दूर पार्क हो चुकी होती है। एक औरत बाहर निकलती है, ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में, हील्स लगभग 7 या 8 सेंटीमीटर की। उसका फिगर जबरदस्त है, उसका स्टाइल बोल्ड है, लेकिन मेरी नजर में वो सिर्फ वो औरत है जो मुझे लगभग मार ही देती। मैं उससे कॉन्फ्रंट करने जाऊं उससे पहले ही वो ग्लोरी ग्रुप के एंट्रेंस में दौड़कर अंदर चली जाती है और गायब हो जाती है। मैं अपनी ठोड़ी सहलाता हूं और धीरे से बोलता हूं, वो औरत ट्रबल है, मुझे महसूस हो रहा है। ग्लोरी ग्रुप के HR इंटरव्यू रूम के अंदर मैं बैठ जाता हूं। मेरे सामने 3 इंटरव्यूअर्स बैठे हैं, 2 आदमी और 1 औरत। सेटअप मुझे अजीब तरह से पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन जैसा लगता है। बीच वाली औरत पहले बोलती है, चलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मेरा नाम मैनेजर झाओ है, मैं HR हेड हूँ, मैं इंटरव्यू कंडक्ट करूंगी। ये 2 कलीग्स आपके आंसर और एक्सपीरियंस इवेल्युएट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे या नहीं। ग्लोरी ग्रुप में हर टीम मेंबर कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम करता है। यहाँ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हायरार्की नहीं है। हम ज्यादातर कंपनियों से थोड़ा ज्यादा इंसानियत के साथ ऑपरेट करते हैं। मैं पहले आपको कंपनी पॉलिसी समझा देती हूँ और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। मैनेजर झाओ का एक्सप्रेशन वार्म है, उसकी टोन में जरा भी अहंकार नहीं है। यही मुझे कंफर्टेबल कर देता है। डिटेल सुनने के बाद मैं उसे बताता हूँ कि मैं रेडी हूँ। मैनेजर झाओ मुस्कुराती है। विजनरी ग्रुप के मुकाबले ग्लोरी अपने लोगों के साथ थोड़ा बेटर बिहेव करता है। यहाँ काम करना अपनी जिंदगी बेचना नहीं है। अब मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि हम आपके लिए फिट हैं या नहीं, हमें भी डिसाइड करना है कि आप हमारे लिए फिट हैं या नहीं। तो पहले अपने बारे में बताएं। मैं मुस्कुराता हूँ और शांत तरीके से कहता हूँ, मेरा नाम एली है, 25 साल का हूँ, डिवोर्स्ड। विजनरी ग्रुप के प्लानिंग डिपार्टमेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कई छोटे प्रोजेक्ट्स लीड किए हैं और प्लानिंग का काम भी किया है जो डायरेक्टली ग्लोरी ग्रुप से रिलेटेड था। मेरी हाईएस्ट एजुकेशन हाई स्कूल है। फैमिली इमरजेंसी के बाद मैं कॉलेज के पहले साल में ड्रॉप आउट हो गया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ डिवोर्स का रीजन क्या था? हमारे बैकग्राउंड्स बिल्कुल अलग थे। मैं उसे रोकना नहीं चाहता था। अगर अभी आपसे वॉरियर वर्ल्ड के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने को कहा जाए, आप कहां से शुरू करेंगे? मुझे नहीं लगता वॉरियर वर्ल्ड को टारगेट करना जरूरी है। ये एक बजट ब्रांड है। इसका कोर कस्टमर बेस मिडिल एज्ड से एल्डरली लोग हैं। वॉरियर वर्ल्ड बट वो 8 CM हील्स पहनकर ड्राइव कर रही थी और लगभग मुझे मार ही दिया। मैं वहां से निकल जाता हूँ। मेरे पीछे तीनों इंटरव्यूअर्स एक दूसरे को देखते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्या उस लास्ट पार्ट को नोट्स में लिखना चाहिए या नहीं। ये पहली बार नहीं है जब बॉस लेडी हील्स पहनकर ड्राइव कर रही हो। कंपनी में सब जानते हैं, सुबह 9 बजे के आसपास प्लाजा क्रॉस मत करो, कभी गार्ड डाउन मत करो, हमेशा पेडेस्ट्रियन पाथ यूज करो। मैनेजर झाओ एक सांस छोड़ती है। मुझे वो पसंद है। उसे हायर कर लेते हैं और देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। वैसे भी हमारे पास 1 मंथ का ट्रायल पीरियड है। कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता है कि उस पीरियड में बिना रीजन के टर्मिनेट कर सकते हैं। और जो लगभग गाड़ी से कुचलने वाली बात है, उसे बॉस लेडी का हेलो कहने का तरीका समझ लो। हम सब इससे गुजर चुके हैं। ये लगभग ग्लोरी ग्रुप की ट्रेडिशन बन चुकी है। एलिवेटर का वेट करते हुए मैं अभी भी हिल रहा हूँ। फिर एक ख्याल आता है, क्या ये डिवोर्स का कर्मा है? एक दिन डिवोर्स, अगले दिन डायना के हाथों पिटाई जैसी सिचुएशन। फिर स्टेला वापस आ जाती है और अब आज सुबह गाड़ी से लगभग कुचला गया। इंटरव्यू मुश्किल से संभाला। एलिवेटर खुलता है। मैं बाहर निकलता हूँ। दिमाग अभी भी अजीब सोच से भरा हुआ और कुछ सॉफ्ट चीज मेरे सीने से टकराती है। मैं समझ पाऊं उससे पहले ही एक जोर का पंच सीधा मेरे पेट में लगता है। फिर एक तेज गुस्से भरी आवाज मेरे कान में गूंजती है, देखकर नहीं चल सकते? तुमने मुझे टच किया, मरना है क्या? बात पूरी होने से पहले ही कोई मेरे बाल पकड़कर पंच मार देता है। वो दोबारा पकड़ती है और मैं फट पड़ता हूँ। मैं भी उसके बाल पकड़ लेता हूँ। वो चीख पड़ती है, फिर अपनी हील सीधा मेरे पैर पर मार देती है। मैं दर्द से चीख उठता हूँ। अब मैं क्लियरली देख पाता हूँ ये कौन है। वही औरत जिसने नीचे मुझे लगभग कुचल दिया था। बताओ तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो? मैं तुम्हें अभी फायर करती हूँ, मुझे छोड़ो। जैसे ही वो कहती है, उसकी पकड़ और टाइट हो जाती है। मैं जेंटलमैन होने का दावा नहीं करता। मैं दांत भींच कर कहता हूँ, मैं यहाँ का एम्प्लॉय भी नहीं हूँ। तुमने नीचे मुझे लगभग मार दिया था और तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। हंगामा देखकर भीड़ जमा हो जाती है। तीनों इंटरव्यूअर्स भागते हुए आ जाते हैं। वो दोनों आवाजों को कहीं भी पहचान लेंगे। मैनेजर झाओ एक नजर सीन पर डालती है और जम जाती है। एली तुरंत छोड़ो। मिस लू आप भी छोड़िए, सब देख रहे हैं। एली तुम पहले छोड़ो। मिस लू एक औरत है। मिस लू। मैं भौं चढ़ाकर अपनी पकड़ छोड़ देता हूँ, लेकिन वो छोड़ने के बजाय अपना मुंह खोलकर सीधा मेरी गर्दन पर झुक जाती है। मैनेजर झाओ हम दोनों के बीच आ जाती है। रिक्वेस्ट और समझाकर आखिरकार मिस लू को छोड़ने पर मजबूर करती है। हम दोनों बिखरे हुए खड़े एक दूसरे को घूरते रहते हैं। सेलीन झुककर अपना जूता निकालने लगती है ताकि मुझे फेंके। मैनेजर
मैनेजर झाओ उसे पकड़कर रोक लेती है और उसे शांत करती है, फिर मुझे सिग्नल देती है कि मैं पहले चला जाऊं। वो बाद में कॉल करके मिस लू की तरफ से अपॉलॉजी करेगी। मैं ठंडी हंसी छोड़ता हूँ और एलिवेटर में चला जाता हूँ। उफ, क्या मुसीबत है। सेलीन अपने बाल ठीक करते हुए धीरे से बोलती है, मैनेजर झाओ, क्या आप उसे जानती हैं? मैनेजर झाओ उसकी स्कर्ट ठीक करती है और धीरे से कहती है, मिस लू, वो आज इंटरव्यू के लिए आया था। आपने नीचे उसे लगभग गाड़ी से टकरा दिया। मुझे पता है, हैंडसम आदमी मुझे इरिटेट कर देते हैं। इतना सब होने के बाद भी मैं टच नहीं कर सकती। फिर उसे रखने का क्या फायदा? वो इंटरव्यूई है, उसे बोलो कल आए। मेरे बाल पकड़ना, मेरी पर्सनल स्पेस इन्वेड करना, बस रुक जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी इंटरेस्टिंग बना दूंगी। इतना कहकर सेलीन मुड़कर चली जाती है। सब चुपचाप देखते रहते हैं, अंदर ही अंदर गुस्से में, लेकिन कुछ बोलते नहीं। ग्रेट कंपनी, ग्रेट लोग, बस एक ये डरावनी सीईओ को छोड़कर। मैं अभी बरेली बाहर निकला ही होता हूँ कि एक मैसेज आता है, मुझे जॉब मिल गई। मैसेज में लिखा है कि मुझे आने वाले मंडे को ज्वाइन करना है। सारे पेपर वर्क फ्रंट डेस्क से मिल जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैं सीधा भेड़िए के मुंह में जा रहा हूँ। मैं मना नहीं कर सकता। ग्लोरी ग्रुप ज्वाइन करना मेरे प्लान का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। यही एक जगह है जहाँ मुझे खुद को प्रूव करने का सच्चा मौका मिलेगा। स्टेला के साथ 3 साल ने मेरे सारे रोमांटिक इल्यूशंस तोड़ दिए हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक औरत जो अकेली रहती है अपना कमरा इतना बिखरा हुआ रखती है? स्टेला के बाद कोई लफ्ज नहीं है, सिर्फ दर्द है। एक लग्जूरियस विला में डायना आखिरकार महजोंग टेबल से उठती है। वो एक डील वॉरेन के साथ छोड़ देती है जिसने कुछ ज्यादा बोल दिया। वॉरेन कैजुअल कपड़ों में खड़ा है, भौं सिकुड़ी हुई, चेहरे पर चुप सी परेशानी। उस औरत को देखते हुए जिसने सालों से उसे कंट्रोल में रखा है। वो सांस लेता है। हनी, क्या ये सच में अच्छा आइडिया है? अगर कुछ गलत हो गया तो? डायना एक संतरा छीलकर उसे देती है, भौं चढ़ाकर। उन दोनों के बीच उससे ज्यादा चल रहा है जितना वो दोनों मानते हैं। मुझे पहले ही काफी अंदाजा हो गया है क्या हुआ। और बताओ, क्या उस नाशुक्री लड़की ने एक बार भी हमें कॉल करके घर आने के लिए पूछा? वो एली के ख्याल रखने की आदत हो गई है। फिक्र करना बंद करो। हम 3 साल से एली को देख रहे हैं। क्या तुम्हें सच में नहीं पता वो कैसा इंसान है? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, एली स्मोक करता है, लेकिन उस नाशुक्री लड़की के लिए उसने 3 साल तक एक भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। अब तुम बताओ, क्या स्टेला सच में किसी डेंजर में है? वॉरेन अपना संतरा रख देता है, पीछे झुकता है और डायना को साइड से देखते हुए भौं चढ़ाता है। तो एली का स्मोक करना ठीक है, लेकिन मेरा स्मोक करना क्राइम है। डायना, तुम हद पार कर रही हो। हद पार? तुम क्या कर लोगे? मुझसे डिवोर्स करोगे? आज मेरा मूड अच्छा है, तुम 2 ले सकते हो। वॉरेन इसे किसी रॉयल ऑर्डर की तरह लेता है और तुरंत उठकर लगभग दौड़ते हुए चला जाता है। वो बालकनी पर अपने दोस्तों के पास स्मोक करने चला जाता है। सच ये है कि डायना ने स्टेला को एक बार कॉल किया था। स्टेला को बस इतना करना था कि वो मान लेती कि वो गलत थी और उसे अपनी की वापस मिल जाती और वो घर आ सकती थी। लेकिन उस नाशुक्री लड़की ने कुछ नहीं कहा और कॉल काट दिया। इसका मतलब है उसके पास सपोर्ट है, उसके पास बैकअप है। तो फिर फिक्र क्यों करे? डायना वापस महजोंग टेबल पर चली जाती है। मैं सुपरमार्केट में अपनी ट्रॉली धकेल रहा हूँ, सोच रहा हूँ डिनर में क्या बनाऊं। मैं पोर्क इंटेस्टाइन्स, कुछ ग्रीन बीन्स और मशरूम्स ले लेता हूँ। जब मैं घर पहुँचता हूँ, स्टेला पहले से वहाँ होती है। उसने एक येलो कार्टून बेयर पजामा सेट खरीदा है। वो काउच पर बैठी है, हाथ में चिप्स का पैकेट, टीवी देख रही है। वो मुझे सीढ़ियों पर खड़ा देख लेती है और चिप्स रख देती है। एली, मुझे भूख लगी है। मैं धीरे से सांस लेता हूँ। क्या तुम यहाँ लॉन्ग टर्म रहने का प्लान कर रही हो? स्टेला तुरंत सिर हिलाती है। मैं खाने और रेंट के पैसे दूंगी। एली, मुझे छोड़ दिया गया है। मैंने मॉम को कॉल किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर उन्होंने मुझे मैसेज करके डांटा है। मुझे मैसेज दिखाओ। डिलीट कर दिया। क्या तुम फिर से मेरा फोन चेक करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, लो, ले लो, मैं बाथरूम जा रही हूँ। स्टेला खुशी से अपनी मुट्ठी बंद करती है। ट्रॉय सच में ब्लॉक है। कोई खास रीजन नहीं, बस वो उसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहती। अब उसे फॉरेन लड़कियां पसंद है। ठीक है, वो उससे खत्म कर चुकी है। जब मैं सब्जी धोने में लगा होता हूँ, स्टेला चुपके से किचन में आ जाती है। वो अपने हाथ पीछे बांध कर लेती है और सिंक में रखी चीजों को देखती है। ये सब मेरी फेवरेट चीजें हैं। क्या तुम्हें डर नहीं था कि मैं वापस नहीं आऊंगी? मैं बिना मुड़े सब्जी धोता रहता हूँ। तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम्हें किचन की स्मेल पसंद नहीं? तो फिर तुम यहाँ चुपके क्यों आ रही हो? मैं पिकी नहीं हूँ, चाहे तुम आती या नहीं मैं खा लेती। एली, तुम बदल गए हो। आदमी सच में फिकल होते हैं, है ना? कुछ दिन डिवोर्स हुआ और तुम मेरे साथ इतने ठंडे हो गए। भूलो मत, मैं अभी भी तुम्हारी क्रेडिटर हूँ। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। अगर तुम पिकी नहीं हो तो तुमने क्रैब क्यों नहीं खरीदा? स्टेला हमेशा अपना क्रैब पहले से पका हुआ ही खरीदती थी। इतने सालों में जब हम साथ रहे, हम सिर्फ एक बार सच में लड़े थे। वो तब हुआ जब वो लाइव क्रैब्स घर ले आई और मुझे बोला उन्हें कुक करने के लिए। मैं कर नहीं पाया तो मैंने उन्हें फिश टैंक में डाल दिया। अगले दिन जब मैं घर आया, मैंने देखा स्टेला उन सबको जिंदा ही सीधा उबलते पानी के बर्तन में डाल रही थी। मैंने पूरी शाम एक लफ्ज नहीं बोला। मेरा चेहरा सब कह रहा था। मैंने डिनर नहीं बनाया, बर्तन नहीं धोए, किचन क्लीन नहीं किया। स्टेला समझ गई थी कि उसने हद पार कर दी। मैंने उसे कहा छोड़ दो। मैं मुड़कर बाहर चला गया। जब स्टेला को लगा मैं रात के लिए चला गया हूँ, मैं वापस आया हाथ में योगर्ट का कार्टन लेकर। जाकर काउच पर बैठो और ये पियो, यहाँ मत खड़ी। ड्रिप
टिप से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर में मैं बस उसे पानी पिलाता रहा। मैं पूरी रात उसके बेड साइड पर बैठा रहा। स्टेला उस हॉस्पिटल बेड पर पूरी रात कराहती और सिसकती रही। क्योंकि स्टेला दूसरे पेशेंट्स को डिस्टर्ब कर रही थी, मैं वहाँ वार्ड में लगभग लड़ने वाला हो गया था। स्टेला को भी अब याद आ गया है। तब उसे लगता था ये सब मेरा फर्ज है। अब पीछे मुड़कर देखती है तो ये एक छोटी सी खुशी थी, है ना? और वैसे भी ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। ठीक है, फिर कम मिर्ची लेकिन हाई हीट पर पकाना। क्या सूप है? एग ड्रॉप सूप, अगर आप चाहें मेरे लॉर्ड। अगर आप बिजी नहीं हैं तो क्या आपकी हाइनेस बाउल्स और चॉपस्टिक्स टेबल पर रख सकती हैं? जरूर। यूनक एली। जैसे ही स्टेला किचन से निकलती है, मेरे चेहरे पर बिना पता चले एक मुस्कान आ जाती है। डिनर में 3 डिशेज और एक सूप है। अगर स्टेला यहाँ नहीं होती तो शायद मैं कुछ बनाता ही नहीं। टेबल पर हम दोनों एक लफ्ज नहीं बोलते, हम शांत होकर खाना खाते हैं। ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे उन 3 सालों में वापस आ गए हों। डिनर के बाद मैं टेबल साफ करता हूँ और स्टेला बिना बोले मदद करती है। जब बर्तन हो जाते हैं और मैं काउच पर लैपटॉप के साथ बैठता हूँ, स्टेला कैजुअल क्लोथ्स में वापस आती है। एली, नीचे थोड़ा वॉक करोगे? ये प्रिंसेस तुम्हें अपने साथ चलने का ऑनर दे रही है। नहीं, तुम आ रहे हो या नहीं? मुझे काम है। स्टेला गुस्से में आ जाती है। वो गहरी सांस लेती है, फिर उसका चेहरा एक प्यारी सी मुस्कान में बदल जाता है और वो सबसे मीठी आवाज में कहती है, एली प्लीज, मुझे बस डिनर के बाद थोड़ा वॉक करना है, बस करो। उफ, तुम बिल्कुल होपलेस हो। मैं स्टेला के इस कॉम्बो अटैक को झेल नहीं पाता। आधा फिजिकल, आधा जादू जैसा, और मैं दोनों हाथ उठा देता हूँ। ठीक है, चलो नीचे। स्टेला बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लगती है। उसकी हाइट, उसकी लंबी टांगे, वो जहाँ भी जाती है सबका ध्यान खींच लेती है। उसके पास खड़ा मैं भी कोई कम नहीं लगता। हम दोनों एक अच्छा पेयर लगते हैं और कुछ ही पल में पूरा कॉम्प्लेक्स हमें देख रहा होता है। हम बास्केटबॉल कोर्ट तक पहुँचते हैं और स्टेला कहती है, मेरी टांगे थक गई हैं, मुझे स्टोर से पानी चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? मैं स्टोर की तरफ देखता हूँ, फिर घर की तरफ, और सिर हिला देता हूँ। घर जाकर पी लेंगे। स्टेला धीरे से कहती है, कंजूस। फिर भी वो स्टोर की तरफ दौड़ जाती है। इतनी भी थकी नहीं थी। मैं वहाँ अकेला कोर्ट को देखते हुए सोचता हूँ, क्या थोड़ी देर खेलूं? तभी एक लगभग 20 साल का लड़का अपना एंकल ट्विस्ट कर लेता है और बाहर चला जाता है। गेम में एक प्लेयर कम हो जाता है। सब मेरी तरफ देखते हैं। उनमें से एक पूछता है, क्या मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ? अगर मैं मना करूँ तो कोई और आ जाएगा। काफी टाइम हो गया बॉल हाथ में लिए। मेरे हाथ रस्टी लगते हैं। मैं 2 पासेस मिस करता हूँ और कुछ लोग नाराज नजर से देखते हैं। मेरा ईगो अलाउ नहीं करता कि मैं ऐसे ही निकल जाऊं। मैं अपनी जैकेट उतार देता हूँ और दोबारा खेलने लगता हूँ। मैं बॉल पकड़ता हूँ और जल्दी नहीं करता। मैं रिदम फील कर रहा हूँ। जैसे ही पसीना आना शुरू होता है, सब वापस नॉर्मल हो जाता है। लेअप्स, 3 पॉइंटर्स, स्टील्स, असिस्ट्स, सब वापस आ जाता है, बस रिबाउंड्स नहीं। मैं फिर से फॉर्म में हूँ। जैसे ही मैं खुद पर थोड़ा प्राउड फील करने लगता हूँ, कोर्ट का पूरा वाइब बदल जाता है। हर लड़का अचानक और ज्यादा सीरियस खेलने लगता है। कोई डंक भी कर देता है। मैं कंफ्यूज होता हूँ। फिर देखता हूँ वो लड़का जिसका एंकल ट्विस्ट हुआ था, कोर्ट के बाहर किसी चीज को घूर रहा है। मैं मुड़कर देखता हूँ, स्टेला वापस आ गई है। वो बेंच पर बैठी फोन पर बात कर रही है, बिल्कुल सीरियस। मेरे हस्बैंड को ऐसी सर्विस की जरूरत नहीं है। वो स्नैक्स नहीं खाता। फोन से एक फ्लर्ट वाली आवाज आती है, ओ स्वीटी, ऐसा नहीं होता। हर आदमी कभी ना कभी भटकता है। दूसरी तरफ हमेशा ज्यादा ग्रीन लगती है। ये वाला नहीं, वाइल्ड फ्लावर्स। घिन आती है। दूसरी तरफ चुप हो जाता है। ये बात सीधा लग गई। लाइन पर एक गहरी सांस सुनाई देती है, जैसे कोई खुद को संभाल रहा हो। चिंता मत करो छोटी बहन, मैं खुद उन्हें फंसा लूंगी। इतना कॉन्फिडेंस मैम? मेरे हस्बैंड को सिर्फ लंबी टांगों वाली औरतें पसंद है। मैं 172 हूँ, तुम 170 क्रॉस करती हो। कॉल खत्म हो जाती है, गेम भी खत्म हो जाता है और लास्ट में मैं पूरी तरह हार जाता हूँ। फिर सबके सामने मैं स्टेला के पास जाता हूँ, उसके हाथ से पानी की बोतल लेता हूँ और एक सांस में पी जाता हूँ। वो लोग अब मुझे राइवल की तरह देखने लगे हैं। मैं ये कह ही रहा होता हूँ कि पीछे से बॉल के कोर्ट पर लगने की आवाज आती है। वो लड़का जो बार बार डंक कर रहा था मेरे पास आता है और 1-on-1 चैलेंज करता है। मैं मना नहीं करता और पूरी तरह हार जाता हूँ। वो लड़का खुश हो जाता है। उसे लगता है वो अब एक गॉडेस जीतने वाला है। फिर वो देखता है गॉडेस अपना मुंह छुपाकर मुझ पर हंस रही है। जब वो उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी होती है। स्टेला और मैं वहाँ से निकल जाते हैं और हमारे साथ ही पूरे कोर्ट की एनर्जी खत्म हो जाती है। सब लड़के जमीन पर बैठ जाते हैं जैसे मुरझाए हुए सब्जियां। वो डंक करने वाला लड़का गहरी सांस लेता है। बास्केटबॉल का क्या फायदा? क्या हमें गर्लफ्रेंड ढूंढने नहीं जाना चाहिए? सब लोग चुपचाप हाँ में सर हिला देते हैं। शहर के किसी अपस्केल अपार्टमेंट में एक औरत मिरर के सामने गुस्से से खड़ी है, दांत भींचकर। तुम्हें लगता है 172 ब्रैक करने लायक है? मैं 180 हूँ। डैम, ये मेजरिंग टेप गलत होगा। मैं 166 कैसे आ रही हूँ? मैं जल्दी सो जाता हूँ, पूरी तरह थका हुआ, शरीर और दिमाग दोनों। जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं तुरंत सो जाता हूँ। मास्टर बेडरूम में स्टेला मेरे पुराने फोन के साथ खेल रही है। वो स्क्रीन पर 2 नंबर्स को घूर रही है। वो याद करती है दूसरे इंसान का रिएक्शन जब उसने कॉल उठाया था। उसे कुछ अजीब लगता है, चाहे वो कितनी भी बार सोचे। क्या एली के पास कोई और है? क्या ये डिवोर्स फाइल होने से पहले ही शुरू हो गया था? वो एग्जैक्टली नहीं कह सकती कि उसे मैं पसंद हूँ, लेकिन डिवोर्स के सिर्फ 2 दिन बाद ही उसकी जिंदगी में कोई और। जितना वो सोचती है उतना ही उसे जलन होती है। वो नंबर डायल करती है, तुरंत कॉल उठ जाता है। स्टेला का एक्सप्रेशन एक पल में बदल जाता है, पूरा स्माइल। सुपरवाइजर ली, इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी।
गई। आप अभी तक सोए नहीं है ना? जब वाइस प्रेसिडेंट कॉल करें तो आप नहीं बोलते कि आप सो रहे थे। वो इंसिस्ट करता है कि वो बिल्कुल जाग रहा है। स्टेला गर्म टोन में कहती है, मैंने सुना आपकी वेकेशन रिक्वेस्ट रिसेंटली रिजेक्ट हो गई। घर पर सब ठीक है? समझ गई। कल सैटरडे है, संडे भी जोड़ लो तो आप और 2 दिन ले सकते हैं। क्या इतना काफी होगा? बिल्कुल काफी है, थैंक यू। तो कल ऑफिस आकर अपना काम हैंड ओवर कर देना, मैं अप्रूव कर दूंगी। थोड़ी सी फॉर्मल बात के बाद स्टेला सीधे पॉइंट पर आती है। सुपरवाइजर ली, मैंने सुना आपके स्पाउस टेलीकॉम में काम करते हैं। मेरे पास एक नंबर है जिसे चेक करवाना है, क्या आप मदद कर सकते हैं? कोई जल्दी नहीं, जब टाइम मिले। बस ये पता करना है कि सिम कार्ड किस नाम पर रजिस्टर्ड है। जैसे ही कॉल खत्म होती है, स्टेला का चेहरा फिर से वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था। लगभग 30 मिनट बाद सुपरवाइजर ली वापस कॉल करता है। उन छुट्टियों के लिए वो अपने हस्बैंड को रात के बीच ऑफिस ले गया नंबर चेक करने के लिए, लेकिन उस नंबर पर टॉप लेवल सिक्योरिटी क्लियरेंस है, कुछ भी पता नहीं चला। सुपरवाइजर ली ये बात वाइस प्रेसिडेंट स्टेला को काफी टेंशन के साथ बताता है। उसकी लीव फिर भी अप्रूव होती है, लेकिन वीकेंड मिलाकर सिर्फ 4 दिन ही बनते हैं। स्टेला बेड पर बैठी नंबर को देखती रहती है और धीरे से कहती है, ऐसा नंबर जो पोकर हैंड जैसा हो और प्रीमियम अकाउंट। वीकेंड शांत गुजरता है। स्टेला फिर से वही आदतें पकड़ लेती है जो शादी के टाइम थी। वो अपने रूम में बंद होकर काम में डूब जाती है। एक कमिटी ने कई कंपनीज को एक पुरानी रेजिडेंशियल ब्लॉक वाली लैंड के लिए बिड करने के लिए बुलाया है। इन्वेस्टमेंट और रिस्क असेसमेंट के सब लोगों ने नंबर्स चेक किए हैं और सब लॉस दिखा रहे हैं। स्टेला को डर है कि कमिटी जबरदस्ती ये लैंड उनकी कंपनी को दे देगी। मैं भी स्टेला को डिस्टर्ब नहीं करता। मैं सुबह नीचे बैठकर जो चाहिए वो रिसर्च करता हूँ और दोपहर में वर्कआउट करता हूँ। हाँ, अब कोई मेरे साथ बास्केटबॉल खेलना नहीं चाहता। 2 दिन पहले वाले लड़के सोच रहे हैं मैं बस शो ऑफ करने आता हूँ। ये 2 दिन मुझे बहुत लंबे लगते हैं। हर मिनट इंपॉर्टेंट है, मैं एक भी वेस्ट नहीं कर सकता। 4 मिलियन युआन एक साल में, ये प्रेशर देता है लेकिन एक थ्रिल भी देता है। मंडे सुबह स्टेला जल्दी जल्दी खाना खाकर काम पर निकल जाती है। निकलते वक्त वो पूछती है क्या वो मेरे साथ थोड़ा सा राइड लेना चाहती है। मैं सर हिला देता हूँ, तुम्हारे रूट पर नहीं। डायना लगता है सच में भूल गई है कि उसकी एक खूबसूरत बेटी भी है जिसका ख्याल रखना है। एक भी कॉल नहीं, और स्टेला ने भी पिछले 2 दिन में उसका कोई कॉल रिसीव नहीं किया। मैं कंफ्यूज होने लगता हूँ। डायना का कॉल न करना एक बात है, लेकिन ट्रॉय का भी कॉल नहीं आया। क्या स्टेला ने सच में उसे ब्लॉक कर दिया? वो अब क्या कर रही है? समुद्र के उस पार एक बड़ा आदमी अपने बेड पर पड़ा छत को देख रहा है, उस चेहरे के साथ जिसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। उसे समझ नहीं आ रहा स्टेला क्या कर रही है। उसने बिना कुछ कहे उसे ब्लॉक कैसे कर दिया। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है जो बताता है कि नए शादीशुदा कपल डीलेड हनीमून पर गए हैं। जब मैं वापस आऊंगा सबसे पहले इली से निपटूंगा। सोचा भी नहीं था कोई ऐसा आदमी मुझसे पहले उससे ले जाएगा। कंपनी पहुंचकर मैंने अपनी गलती से सीख ली है। ग्लोरी ग्रुप के सामने वाले प्लाजा को क्रॉस करना सच में जानलेवा है, उस रेकलेस औरत की ड्राइविंग के साथ। स्टेला के साथ 3 साल ने मुझे अमीर और बाकी लोगों के बीच का गैप समझा दिया और खूबसूरत औरतों से एक नेचुरल सावधानी भी दे दी। एक औरत जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती है, बहुत मुमकिन है घर पर बिल्कुल स्टेला जैसी हो। स्टेला ने एक बार मुझे कहा था 10 में से 9 औरतें जो अकेली रहती हैं मेरे जैसी ही होती हैं। उस एक बात ने मेरी सारी खूबसूरत इल्यूजन्स तोड़ दी। मैं ग्लोरी ग्रुप के मेन गेट से सेफली अंदर पहुंच जाता हूँ। आज ऑफिस फुल है। सूट पहनकर मैं बिल्कुल फिट लग रहा हूँ। मैं फ्रंट डेस्क पर जाता हूँ, अपना आईडी देता हूँ और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ। साइन करने के बाद फ्रंट डेस्क वाली लड़की कॉन्ट्रैक्ट पर एक कैंडी रख देती है और प्यारी सी स्माइल देती है। ग्लोरी ग्रुप में वेलकम है। ये कैंडी हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। इसका मतलब है कल की कड़वाहट को पीछे छोड़ देना। ग्लोरी में काम करना मीठा है। उस लड़की के गाल गोल और गुलाबी हैं, काफी क्यूट। मैं मुस्कुराता हूँ और जवाब देने के लिए मुंह खोलता हूँ कि अगले ही पल मेरे पीछे से एक ठंडी तेज आवाज हवा को चीर देती है।